नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिस्टोरिकल ऑफ राजस्थान XYZ में स्वागत है। आज की जो अपनी वीडियो होने वाली दोस्तों, इंडिया जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। उन क्वेश्चनों के बारे में अपन लगातार डिस्कशन कर रहे हैं दोस्तों, और सभी के सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए दोस्तों, ठीक है। और आज की वीडियो अपने 6वें नंबर की वीडियो दोस्तों, और वीडियो को पूरी देखना आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। लगभग 10-15 मिनट की वीडियो है। इससे पहले मैंने 5 वीडियो अपलोड कर दी, जिसमें अपन लगभग 70 क्वेश्चनों के बारे में डिस्कशन कर लिया। और आज की इस वीडियो में लगभग अपन 15 क्वेश्चनों के बारे में देखने वाले हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज का सबसे पहला क्वेश्चन अपने सामने दे रखा है, कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, कौन से गोलमेज सम्मेलन में दोस्तों महात्मा गांधी ने भाग लिया था। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय सम्मेलन के अंतर्गत महात्मा गांधी ने भाग लिया था 1931 में, ठीक है। इसके बारे में अपन थोड़ा सा नीचे डिस्कशन कर लेते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था 7 सितंबर 1931 से लेकर 1 दिसंबर 1931 तक दोस्तों ये गोलमेज सम्मेलन चला था, द्वितीय सम्मेलन। जिसमें दोस्तों महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस की तरफ से मतलब कि सम्मिलित हुए थे, ठीक है। जिसमें महात्मा गांधी जी दोस्तों मतलब कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पे सम्मिलित हुए थे। ये सम्मेलन सांप्रदायिक समस्या पर विवाद के कारण दोस्तों ये पूरी तरह से असफल रहा, ठीक है। ये जो द्वितीय सम्मेलन था दोस्तों, सांप्रदायिक समस्या पर विवाद के कारण दोस्तों ये पूरी तरह असफल रहा। दलित नेता भीमराव अंबेडकर ने दलितों के लिए दोस्तों पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की, जिसे गांधी जी ने अस्वीकार कर दिया। अंततः सांप्रदायिक प्रतिनिधियों पर गतिरोध के कारण दोस्तों सम्मेलन दिसंबर 1931 पर समाप्त घोषित कर दिया गया, ठीक है। दोस्तों ये अपना जो सम्मेलन हुआ द्वितीय सम्मेलन गोलवे सम्मेलन, जिसमें महात्मा गांधी अपने कांग्रेस की तरफ से मतलब प्रतिनिधित्व के रूप में एकमात्र थे। और ये सम्मेलन कब से कब तक चला, 7 सितंबर 1931 से लेकर 1 दिसंबर 1931 तक दोस्तों द्वितीय गोलमेज सम्मेलन चला था, जो कि असफल रहा। असफल रहने का कारण क्या था दोस्तों, अपने भीमराव अंबेडकर था, जिसने मतलब कि दलितों के लिए एक पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की, जिसने गांधी जी ने मतलब कि अस्वीकार कर दिया, जिसकी वजह से दोस्तों ये जो द्वितीय सम्मेलन था इसको समाप्त घोषित कर दिया, ठीक है। पूरी तरह से असफल रहा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंग्लैंड के तत्कालीन राजा जेम्स के द्वारा जहांगीर के शाही दरबार में राजदूत के रूप में निम्नलिखित में से किसको भेजा गया। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इंग्लैंड के तत्कालीन राजा जेम्स प्रथम के द्वारा जहांगीर के शाही दरबार में राजदूत के रूप में निम्नलिखित में से किसको भेजा गया। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, जॉन हॉकिंग्स को, ठीक। जॉन हॉकिंग्स को दोस्तों यहाँ पे किसके दरबार में भेजा गया, अपने जहांगीर के दरबार में भेजा गया। इसके बारे में थोड़ा सा नीचे डिस्कशन कर लेते हैं। विलियम हॉकिंग्स जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश राजा जेम्स प्रथम का राजदूत था, ठीक है। और ये शाही दरबार में लगभग 1608 में आया था, और 1611 तक यानी कि 3 वर्षों तक रहा। और सम्राट जहांगीर ने इसको कितना मनसब प्रदान किया, 400 का मनसब प्रदान किया था, ठीक है। और 3 वर्षों तक यहाँ पे रहा था विलियम हॉकिंग्स जहांगीर के समय में। और किसने भेजा था, जेम्स प्रथम ने, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए थे। तो गांधी इरविन समझौते पर दोस्तों हस्ताक्षर कब हुए थे, तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 मार्च 1931 को, ठीक है। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। और गांधी इरविन समझौता दोस्तों किससे संबंधित था, अपने सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। इसके बारे में अपन नीचे थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। गांधी इरविन समझौता दोस्तों 5 मार्च 1931 में हुआ था, और ये किससे संबंधित था दोस्तों, सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था, ठीक है। इस समझौते की जो प्रमुख शर्तें थी दोस्तों, वो शर्तें कौन कौन सी थी, सरकार के द्वारा सभी अध्यादेश एवं अपूर्ण अभियोग के मामले को वापस ले लिया जाए, ठीक है। एक तो कौन सा मतलब की शर्त थी, एक तो सरकार के सभी जो अध्यादेश है अपूर्ण अभियोग के मामले को वापस ले लिया जाए। एक हिंसात्मक कार्य में लिप्त अभियुक्तों के अतिरिक्त सभी राजनीतिक कैदियों को मुक्त किया जाए, ठीक है। जितने भी हिंसात्मक जो कैदी थे उनके अलावा और जितने भी कैदी थे उन सभी को मुक्त कर दिया जाए। और कांग्रेस व उनके कार्यकर्ताओं को जब्त संपत्ति वापस की जाए, ठीक है। कांग्रेस व उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा जो जब्त संपत्ति है उनको भी वापस कर दी जाए। और समुद्र के किनारे जो बसने वाले लोग हैं उनको नमक बनाने या फिर एकत्रित करने की छूट दी जाए। ये गांधी इरविन समझौता की प्रमुख शर्तें थी दोस्तों, जो कि कब हुई थी, 5 मार्च 1931 में दोस्तों। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 में हुआ था। और ये कौन से आंदोलन से संबंधित, सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था दोस्तों, ठीक है। इसकी 4 शर्तें टोटल, एक तो समुद्र के किनारे जो मतलब कि लोग रहते हैं उनको एक तो नमक बनाने का और नमक एकत्रित करने का छूट दी जाए। और एक जो कांग्रेस जो मतलब कि कार्यकर्ता उनकी जो संपत्ति जब्त कर ली उनकी संपत्ति को वापस लौटाया जाए। और एक हिंसात्मक रूप से जो मतलब कि कैदी है उनके अलावा बाकी जितने भी कैदी उन सभी को छोड़ दिया जाए। और मतलब कि जो सभी के सभी अध्यादेश या पूर्ण अभियोग के मामले को वापस ले लिया जाए। ये अपने गांधी इरविन समझौते की प्रमुख शर्तें थी दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए,
चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान उच्चतम स्तर पर पहुंच गई थी? तो चित्रकारी की बात करें दोस्तों, किसके शासनकाल में उच्चतम स्तर पे पहुंच गई थी? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जहांगीर का जो शासनकाल था इस समय दोस्तों चित्रकारी सबसे उच्चतम स्तर पे पहुंच गई थी। इसके बारे में अपन नीचे थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। मुगल सम्राटों में जहांगीर के समय दोस्तों चित्रकारी अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई थी। ठीक है, मुगल सम्राटों में सबसे ज्यादा दोस्तों चित्रकारी किसके समय में हुई थी? जहांगीर के समय में हुई थी, जो कि सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच गई थी। जहांगीर ने हेरात के चित्रकार अक्का रिजा हे एक जहांगीर के शासनकाल में दोस्तों हेरात का चित्रकार था, जिसके दोस्तों मतलब कि अक्का रिजा के नेतृत्व में दोस्तों आगरा में एक चित्रशाला का निर्माण करवाया। ठीक है, चित्रणशाला का निर्माण करवाया। और किसके नेतृत्व में करवाया दोस्तों? हेरात का चित्रकार था, जिसका क्या नाम दोस्तों? अक्का रिजा। ठीक है, जिसके मतलब नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला का निर्माण करवाया। और जहांगीर के समय में जो प्रमुख चित्रकार थे वो कौन थे दोस्तों? एक तो दौलत, एक मनोहर, एक फारूक बेग, बिशन दास, अबुल हसन व मंसूर। ठीक है, ये अपने जहांगीर से संबंधित चित्रकार के नाम आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, चिटगांव शास्त्रागार पर धावा किसके नेतृत्व में बोला गया दोस्तों? चिटगांव शास्त्रागांव गार पे दोस्तों धावा किस के नेतृत्व में बोला गया? तो ये सूर्य सेन के दोस्तों नेतृत्व में ये चिटगांव शास्त्रागार में धावा बोला गया। और ये है कहाँ पे दोस्तों? इसके बारे में अपन थोड़ा सा नीचे देखते हैं। चिटगांव कहाँ पे पड़ता है दोस्तों? बंगाल के अंतर्गत पड़ता है, जहाँ पे दोस्तों 18 अप्रैल 1931 में सूर्य सेन के नेतृत्व में चिटगांव में शास्त्रागांव में धारा बोला था। ठीक है, और सूर्य सेन को दोस्तों प्यार से किस नाम से बोलते हैं? मास्टर दादा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, मास्टर दादा के नाम से किसे जाना जाता है? सूर्य सेन को। दोस्तों आपको मतलब कि ये पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको एक चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, उस चैनल को मतलब कि आपने जो टेलीग्राम का चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको सारी की सारी पीडीएफ वहाँ पे मिलती रहे। ठीक है, और जो टेलीग्राम चैनल का नाम है दोस्तों, स्टडी इन राजस्थान के नाम से अपने टेलीग्राम का नाम है। तो यहाँ पे दोस्तों सूर्य सेन को किस नाम से जानते हैं? मास्टर दादा के नाम से जानते हैं। और इन्होंने 18 अप्रैल 1931 में कहाँ पे धावा बोला था? अपने बंगाल के एक शास्त्रागार था चिटगांव, जहाँ पे दोस्तों मतलब धावा बोला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किन मुगल सम्राटों ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी? इनमें से ऐसा कौन सा सम्राट है मुगल सम्राट जिन्होंने दोस्तों आत्मकथा लिखी थी अपने स्वयं के हाथों से? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बाबर और जहांगीर। ठीक है, बाबर और जहांगीर ने दोस्तों मतलब कि अपनी आत्मकथा लिखी थी। और ये कौन कौन सी भाषा में लिखी थी इसके बारे में आपको बता देता हूँ दोस्तों। तो बाबर ने जो आत्मकथा लिखी थी वो दोस्तों कौन सी भाषा में लिखी? तुर्की में। ठीक है, तुर्की भाषा में दोस्तों बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी। और ये आत्मकथा किस नाम से जानी जाती है? बाबरनामा के नाम से। ठीक है, बाबरनामा के नाम से लिखी जाती है, बाबरनामा के नाम से जानी जाती है। ठीक है, बाबरनामा। और जहांगीर की बात करें दोस्तों, जहांगीर ने अपनी कौन सी भाषा में लिखी थी? फारसी भाषा में। ठीक है, फारसी भाषा में दोस्तों अपने जहांगीर ने मतलब कि इनकी आत्मकथा लिखी थी। और ये जो इनकी जहांगीर की जो आत्मकथा किस नाम से जानी जाती है? तुझको ए जहांगीरी के नाम से दोस्तों अपने जहांगीर की आत्मकथा जानी जाती है। और बाबर की दोस्तों बाबरनामा के नाम से जानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे दोस्तों? तो यहाँ पे दोस्तों बाल गंगाधर तिलक अपने राजनीतिक गुरु के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? दादा भाई नेहरूजी। ठीक है, दादा भाई नेहरूजी को दोस्तों बाल गंगाधर तिलक अपने राजनीतिक गुरु मानते थे। ठीक है, इसके बारे में अपन थोड़ा सा नीचे डिस्कशन कर लेते हैं। दादा भाई नेहरूजी दोस्तों बाल गंगाधर तिलक के अपने राजनीतिक गुरु कहते थे दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, नूरजहां किस मुगल शासक की पत्नी थी दोस्तों? तो नूरजहां किस मुगल शासक की पत्नी थी? तो ये दोस्तों अपने जहांगीर की पत्नी थी। ठीक है, नूरजहां किस शासक की पत्नी थी? जहांगीर की। इसके बारे में थोड़ा सा अपन नीचे देखते हैं। नूरजहां मुगल बादशाह जहांगीर की पत्नी थी, उसका मूल नाम क्या था दोस्तों? मेहरुनिसा। ठीक है, नूरजहां का मूल नाम क्या दोस्तों? मेहरुनिसा। और नूरजहां ने दोस्तों नूरजहां गुट का निर्माण किया था। ठीक है, नूरजहां गुट का निर्माण किसने किया था? नूरजहां ने, जिसका मूल नाम क्या दोस्तों? मेहरुनिसा। और ये किसकी पत्नी थी? जहांगीर की। कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई। तो ये दोस्तों कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में जो उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई वो कब की गई? तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो हाई कोर्ट जो अधिनियम कब पारित हुआ दोस्तों? 1861 में। ठीक है, 1861 में एक हाई कोर्ट अधिनियम उच्च न्यायालय मतलब कि अधिनियम आया था 1861 में, जिसके तहत लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1 जुलाई 1862 में कलकत्ता में, और 14 अगस्त 1862 में बम्बई में, और 15 अगस्त 1862 में दोस्तों मद्रास में न्यायालय की स्थापना की थी। किसके द्वारा की गई? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। और कौन से अधिनियम के तहत? उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए,
जहांगीर का अर्थ क्या होता है? तो जहांगीर का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? राष्ट्र का अधिपति या महाधिपति या विश्व विजेता या फिर सतयुद्धों का नायक। तो जहांगीर का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? विश्व विजेता, ठीक है, विश्व विजेता। इसके बारे में थोड़ा सा अपन नीचे देख लेते हैं। जहांगीर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विश्व विजेता, ठीक है। अकबर के पुत्र सलीम ने दोस्तों 1605 में बादशाह बनने पर नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण की थी, ठीक है। ये दोस्तों मतलब कि जहांगीर किसका पुत्र था? अकबर का पुत्र था। और बादशाह मतलब कि अकबर की मृत्यु हुई थी 1605 में। उसकी मृत्यु के बाद में दोस्तों ये जहांगीर अपना मतलब कि बादशाह बनता है, ठीक है। बादशाह बनने के बाद में कौन सी उपाधि धारण करता? नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कलकत्ता, मद्रास एवं बम्बई में उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस वायसराय कार्यकाल में दोस्तों अस्तित्व में आए थे? तो इसके बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका दोस्तों। लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में दोस्तों ये कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में दोस्तों 1861 के अंदर का दोस्तों ये अपने न्यायालय अस्तित्व में आए थे, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। इसके बारे में अपन थोड़ा सा नीचे वापस डिस्कशन कर लेते हैं उसी क्वेश्चन को वापस। तो उच्च न्यायालय अधिनियम आया था अपना 1861 में। और लॉर्ड कैनिंग जो वाइसराय था उस समय में दोस्तों एक तो 1 जुलाई 1862 में कलकत्ता में मतलब कि एक तो उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। एक 14 अगस्त को यहाँ पे 14 अगस्त 1862 में बम्बई में की थी और 15 अगस्त 1862 में दोस्तों मद्रास में की थी, ठीक है। तो लगभग ये 1 महीने के अंतर्गत मतलब 3 न्यायालयों की स्थापना की थी लॉर्ड कैनिंग वाइसराय के समय 1861 अधिनियम, उच्च न्यायालय अधिनियम के तहत, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखी थी? तो तुलसीदास के द्वारा दोस्तों रामचरितमानस लिखी थी। सबसे पहला क्वेश्चन तो क्या दोस्तों, रामचरितमानस किसके द्वारा लिखी गई? तुलसीदास के द्वारा। तो ये किसके शासनकाल में लिखी थी? तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अकबर के शासनकाल में दोस्तों तुलसीदास के द्वारा रामचरितमानस लिखी थी। इसके बारे में अपन थोड़ा सा नीचे डिस्कशन कर लेते हैं। राम भक्ति शाखा के कवि कौन थे दोस्तों? तुलसीदास, जिन्होंने दोस्तों अकबर के शासनकाल में 1574 में दोस्तों, ठीक है, 1574 में रामचरितमानस की रचना की थी, ठीक है। 1574 ईस्वी के अकॉर्डिंग दोस्तों 1574 में रामचरितमानस की रचना तुलसीदास के द्वारा की गई। और बाकी अपने शक संवत की बात करें दोस्तों, शक संवत के अंदर 1631 में रामचरितमानस की रचना की थी। लेकिन ईस्वी के अकॉर्डिंग दोस्तों 1574 में यहाँ पे अपने अकबर का शासनकाल था, उस समय रामचरितमानस की रचना तुलसीदास के द्वारा की गई। और अपने अकबर का जो समय था, अकबर का समय कब से कब तक था? 1556 से लेकर 1605 तक अकबर का शासनकाल था। नेक्स्ट देखिए। गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की थी? तो गुजरात में जो साबरमती आश्रम, जहाँ से दोस्तों अपनी दांडी मार्च यात्रा शुरू की थी गांधी जी ने, इसकी स्थापना दोस्तों साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी के द्वारा गुजरात में कब की थी? तो ये की थी दोस्तों 1917 के अंतर्गत, ठीक है। इसके बारे में अपन थोड़ा सा नीचे डिस्कशन कर लेते हैं। गुजरात में जो साबरमती आश्रम है इसकी स्थापना गांधी जी के द्वारा 17 जून 1917 में कोचरब कोचरब नामक स्थान पर की थी, ठीक है, कोचरब नामक स्थान पे। साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ पे की थी दोस्तों? कोचरब नामक स्थान पे। कब की थी? 17 जून 1917 में। और गांधी जी ने दोस्तों अपना प्रसिद्ध दांडी मार्च यात्रा जो कि 12 मार्च को प्रारंभ की थी, 12 मार्च को दोस्तों दांडी यात्रा प्रारंभ की थी। और 6 अप्रैल, ठीक है, 6 अप्रैल को ये दांडी पहुंचे थे, जहां से दोस्तों नमक के जो सत्याग्रह था, नमक कानून को तोड़ा। वही कहाँ से प्रारंभ की थी दोस्तों? अपने साबरमती आश्रम से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए। और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज का। सर्वेंट ऑफ इंडिया, सर्वेंट ऑफ इंडिया जो सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? सर्वेंट ऑफ इंडिया की सोसाइटी जो थी, इसके संस्थापक कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले यहाँ पे सर्वेंट ऑफ इंडिया की सोसाइटी के संस्थापक थे। इसके बारे में अपन थोड़ा सा नीचे देख लेते हैं। सर्वेंट ऑफ इंडिया के जो मतलब कि हिंदी होता है भारत सेवक समाज, ठीक है, भारत सेवक समाज। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की जो संस्थापक और कौन हो जाएगी? गोपाल कृष्ण गोखले। और इन्होंने स्थापना कभी की थी? 12 जून 1905 में, ठीक है, 12 जून 1905 में भारत सेवक समाज की स्थापना की थी। किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। कहाँ पे की थी? पुणे, महाराष्ट्र में। कब की थी? 12 जून 1905 में। तो ये थी दोस्तों आज की छोटी सी वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी ये पीडीएफ आपको चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, स्टडी इन राजस्थान, ठीक है। और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।